गिर रही है, क्यों गिरती है, कोई चीज गिरती ही क्यों है, क्यों गिरती है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, तभी बोलते हैं फॉल ना, हाँ फॉल तभी बोलते हैं। अब फॉल की क्लियर किया, अब फॉल के अलावा फ्री रहेगा, फॉल के अलावा फ्री रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी, उसके अलावा उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। उसको जो लगता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, क्या प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ध्यान सुनना, इसके बारे में भूल जाओ, इसमें और क्या लिखा है समझ जाओ। ये देखोगे सबसे बात जो बोलता है, सेकंड बात क्या बोलता है, ये फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में इसका लिखता हूं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हरे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठ जाइए। तो आज हम नई सी हेडिंग डाली है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हेडिंग डाल दीजिए और हाँ जल्दी जल्दी ये सब लिख लीजिए जो जो लिखा है, मैं इसको पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और हम लोग जानते हैं क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने ग्रेविटेशन के बारे में देखा था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटी पढ़ी थी, इन सब के बारे में हमने जान लिया था कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो अब बात आती है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। तो इसको दिया था न्यूटन साहब ने दिया था इसको। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, यानी कि हमने देखा था कि कोई दो ऑब्जेक्ट थी, अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे फोर्स लगा रही थी, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रही थी, यानी ये इसको खींच रही थी, ये इसको खींच रही थी, फोर्स लग रहा था दोनों के बीच में। जब फोर्स लग रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी भी होगी, हाँ ऐसे तो है नहीं कि फोर्स कुछ भी लग रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होगी। अब अर्थ कितना फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट कितना अर्थ पे लगा रही है, इस सब का जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और इसको दिया था न्यूटन साहब ने। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द मासेस प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में नहीं आया? हाँ मुझे भी नहीं समझ में आया, बस मैंने लिख दिया है, लिखा पढ़ा था तो मैंने बस लिख दिया। क्या होता है ये पता था, दिमाग में लिखा पड़ा था, वैसे भी तो पता था जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। आपको भी नहीं समझ में आया, घबराइए मत, मुझे भी नहीं समझ में आया क्या लिखा है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इसको हम लोग समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा आपने से बताऊं, ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है तो उसके दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। अब वो ग्रेविटेशन कितना लगता है उसको हमें क्वांटिफाई करना है, यानी उसको निकालना है, उसको एक जस्टिफिकेशन देना है किसके थ्रू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कितना फोर्स दोनों के बीच में लगता है, इसको हमें ढूंढना है, ठीक है। तो उसको ढूंढते हैं हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, यानी कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट लाइए, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो सन पे हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, सबके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, चाहे वो कोई दो ऑब्जेक्ट हो। अगर वो दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो वो कितना लगता है उसके बारे में इस फॉर्मूले ने, इस टॉपिक ने बता रखा है, यानी इस टॉपिक में जो लिखा है ना ये उसी फोर्स के बारे में बता रहा है कुछ। अब क्या बता रहा है उसको मैं बताता हूँ। तो इसने बोला है कि जो फोर्स लगता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक मास है, ये आपका दूसरा मास है, इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हो गई। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इन दोनों के सेंटर के बीच में काम करता है, ध्यान देखिएगा, इन दोनों का सेंटर ये। अब इस सेंटर को मैं ज्वाइन कर दूं तो इनके सेंटर के अलोंग जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यहाँ दो एरो कैसे दिखाई मैंने, दो एरो ये दिखाई है कि ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है अपनी तरफ, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, यानी कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे दो एरो दिखाना। और ये फोर्स एक्ट कैसे करता है, ये फोर्स एक्ट करता है इन दोनों के सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, यानी दोनों के सेंटर को एक लाइन ज्वाइन कर दिया। अब जो लाइन है ना इन सेंटर के बीच की, इन्हीं पे फोर्स है, इन्हीं लाइन में फोर्स लगता है, इन्हीं लाइन की क्रॉस फोर्स को अप्लाई किया, मतलब अप्लाई ये दोनों करते हैं, यानी फोर्स ऐसे नहीं लगता है, ये फोर्स नहीं लगाता है, यहाँ से फोर्स नहीं लगता है, फोर्स कहां से लगता है, इन दोनों के सेंटर से लगता है। यानी कि मैं आपको खींच रहा हूं, आप मुझे खींच रहे हैं, हम लोग का जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वहां से आपके सेंटर ऑफ मास से हम लोग के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से देखा गया कि जो फोर्स लग रहा है, और मान लेते हैं कि इनके सेंटर का और इस सेंटर से डिस्टेंस है d, कितनी है d, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसका मास है m, इसका मास है m,
और इसका दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, दोनों के सेंटर से जो बीच की दूरी है, दोनों के सेंटर से जो बीच की दूरी है उसको हमने मान लिया क्या है, d है। क्या मान लिया, d है। अब ये बोल क्या रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि जो फोर्स होता है हमारा, जो भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि जो ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये फोर्स जो होता है हमारा, पहला ये दो बात इसमें बोलता है, दो बातें इसमें बोलता है। पहली क्या बात बोलता है, पहली बात बोलता है कि जो फोर्स हमारा अप्लाई होता है, कहाँ फोर्स अप्लाई होता है, यहीं पर हो ना, कहीं गए तो नहीं ना, हाँ ध्यान से सुनना। फोर्स अप्लाई होता है, मैंने बताया है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होता है, इतना तो पता है ना, कि ये भी भूल गए, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना, हाँ लगेगा, ठीक है। तो आ जाओ, तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, इसको हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो पहली बात ये बोलता है कि ये फोर्स जो लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसके बारे में भूल जाओ, ये इतना बड़ा क्या लिखा है सब भूल जाओ, ये देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब क्या, प्रोडक्ट का मतलब नहीं समझा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मासेस का मतलब होता है मास है, एक मास है, दो मास है, दो मास दिख रहे हैं, इसलिए मासेस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक m है, एक स्मॉल m है, तो इन दोनों मास का हमने प्रोडक्ट कर दिया, यानी m into l कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into l, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सेकंड बात जो बोलता है, सेकंड बात क्या बोलता है कि जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का। और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस के स्क्वायर का बेसिस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। इन दोनों में कोई दिक्कत, मैंने क्या बोला पहले में कि फोर्स जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने सेम वही लिख दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सेकंड बात बोलता है कि फोर्स जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन करना, यानी डायरेक्ट वेरी करना। इनवर्सली का मतलब अगर ये बढ़ रहा है ये घटेगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाता है, ये न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये सेम होता है, एक ही लाइन में होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक ही रो में, ठीक है। ऐसे याद करो, उसका मतलब नहीं होता है, मतलब ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम लेवल पे रहते हैं, यानी न्यूमरेटर में तो दूसरा भी न्यूमरेटर में रहेगा। इसमें क्या होता है, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको अच्छे से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ से F जो है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने ये लिख दिया। F जो है डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे ये तो लिखा है m लिख दिया, दूसरा d स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे। F इक्वल्स टू g m d स्क्वायर, ये है स्मॉल m, ध्यान देखिएगा ये है हमारा स्मॉल m। अब ये g कहां से आ गया, ये g है क्या, और आ भी कहां से गया, ये क्यों आया यहाँ पर तो कहीं नहीं था, यहाँ से कैसे आ गया। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल टू में बदल दिया। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो g हमारा क्या है, एक कांस्टेंट, वही कांस्टेंट है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारा इक्वल टू लगता है और एक कांस्टेंट आता है। तो मैंने देखो इसकी जगह क्या लगा दिया, इक्वल टू, और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जी क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, m स्मॉल m d स्क्वायर, सब चीज सेम है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर जी तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत है, यहाँ पर दो दो चीज, इसको दो दो नाम दे रहे हैं। अरे इसका नाम ये है, ये क्यों फिर बोला? इसको इसलिए बोला क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे इस साइन को, तो उसकी जगह पे जो कांस्टेंट आया है उसको मैंने दिखाया जी से। लेकिन इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो कितना इजी था ना, यहाँ पर इतना डरावना सा शब्द लिख दिया था, इतनी डरावनी सी लैंग्वेज लिख दी थी। आधे लोग तो बेहोश पड़े थे, हाँ क्या क्या लिख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट है? डाउट होता है एक बार पीछे देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँ तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बस इतना बोलता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, वो जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने इन दोनों को मास लिया, उसको प्रोडक्ट कर दिया, उसके प्रोपोर्शन दिखा दिया। फिर दोबारा बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके कर दिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। तो यहाँ से हमें मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into स्मॉल m, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यहाँ से हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट को सेकंड को कंबाइन जैसे किया, हमें मिल गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into m अपॉन d²। अब जैसे हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो g इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हमने कहा, इसको कांस्टेंट लीजिए, क्या ले लिया? g ले लिया। क्या ले लिया? g ले लिया। इस g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और जो हमारी ये इक्वेशन बन के आई है F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बस इतना ही है, बस नहीं है, हाँ इतना ही है। अब इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? इसमें जी कांस्टेंट है तो जी की एक वैल्यू होती है। क्या होती है? जी की एक वैल्यू होती है। उसको मैं अगर बताऊं तो जी की एक वैल्यू होती है, क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बड़ी क्या लिखी है? हाँ याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते हम, याद करनी पड़ेगी। सर कोई ट्रिक बता दीजिए, क्या ट्रिक बताएं? सो ये नंबर को ट्रिक बताएं, 1 2 3 4 5 याद करने के लिए ट्रिक चाहिए? नहीं चाहिए ना, इसको याद कर लो, चुपचाप याद कर लो, ट्रिक नहीं। सर ये इतने बड़ा कैसे पढ़ते हैं? फिर से इसको कैसे पढ़ते हैं? देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। सर इतनी बड़ी यूनिट? बिल्कुल इतनी बड़ी यूनिट। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या है? यूनिट है। अब इसकी यूनिट आई कहाँ से? यूनिट याद रखना पड़ेगा। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ देता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तब आपको बताना पड़ेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन में दी रहती है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दी है, जो वैल्यू दी रहेगी वही यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको यही वैल्यू यूज करनी पड़ेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता था उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से। ठीक, उसका मासेस गिवन रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन रहेगी, जी हमें पता होता है, जैसे एक सब वैल्यू हम पुट करेंगे। क्या चाहिए? फोर्स निकालने के लिए 4 वैल्यू चाहिए, जी पता रहता है, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम गिवन रहेगा। ठीक है, बचा डी, डी भी गिवन रहेगा। 4 चीजें गिवन रहेगी, पुट करके फोर्स यहाँ से हम निकाल लेंगे। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगता है? सर यहाँ से इसमें फोर्स लगा तो इसको हम यहाँ से निकाल लिए। अगर ये फोर्स लगा रहा हो इसको तो उसको कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था ना कि दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं। हाँ, यानी अगर ये फोर्स निकाल लिया हमने तो यही फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा और ये इस पे लगा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेम फोर्स लगाते हैं, इतना पता है। हाँ, तो दोनों जब सेम फोर्स लगाते हैं
ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा सिमिलर फोर्स ये इस पे लगाएगा। बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। कभी कोई ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है, तो इसको देख लीजिए कैसे आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू याद करके लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसका कोई तरीका नहीं, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहता है आपको, अगर गिवन नहीं है तो आपको याद करने के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो इतना मान के चल रहा है कि आप इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि आपको ये वैल्यू याद रहेगी, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन की यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जी की हम लोग यूनिट निकालेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग और इसकी यूनिट पता करेंगे। कैसे इसकी यूनिट पता करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। d क्या है? डिस्टेंस है। m दोनों क्या है? मासेस है। g एक कांस्टेंट है। F क्या है? फोर्स है, ठीक है। और हमको पता है किसी भी चीज की यूनिट हम निकाल सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला गिवन है। कैसे? अरे इतना तो पता होगा ना, वेलोसिटी की यूनिट जो होती है ये होती है, क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम होती है। ये होती है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, सॉरी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? लेंथ। क्या होती है? लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ये किससे निकल जाती है? मीटर पर सेकंड। अरे इतना सबको पता है ना कि ये भी भूल गए। ऐसे निकालते हैं यूनिट को। यूनिट को कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उस फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है, मान लो हमें वेलोसिटी की यूनिट नहीं पता, वेलोसिटी की यूनिट नहीं पता है, तो हमने d की लिखी। d क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है। हमने इसकी जगह मीटर लिख दिया। फिर t की यूनिट रख दी, तो t की यूनिट होती सेकंड, फिर यहां से बन गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। जहां कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करो, ठीक है। वरना मैं बेसिक से कैलकुलेशन कराते हुए चलूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल से उसका काम क्या है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। वैल्यू नहीं, यूनिट निकालते हैं, ठीक है। देखिए जी कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई यूनिट होती है? कांस्टेंट की यूनिट देखो, अगर मैंने बोल दिया 1, मैंने बोल दिया 1, इसी कोई यूनिट होती है? बस ऐसे ही बता रहा हूं मैं, नॉलेज के लिए ले लो, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। हाँ यूज आ सकता है बाद में। 1 है, ठीक है। अब 1 की कोई यूनिट होती है? यानी मैंने बोल दिया 1, क्या 1 एक नंबर है बस, कोई इसकी यूनिट नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि पानी, 1 पानी का कोई मतलब होता है? नहीं। पानी क्या है? एक मटेरियल है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो मेजर करते हैं कोई ना कोई यूनिट बना दिया हमने, क्या बना दी? लीटर बना दी। हम बोलते हैं पानी 1 लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर है। लेकिन अगर हमें नंबर पढ़ना हो, यानी कि हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हम तो ऐसे नहीं पढ़ते ना कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं। क्योंकि वहां पर पानी तो हम कुछ कर नहीं रहे काउंट, सिर्फ नंबर कर रहे हैं। तो नंबर ही कोई यूनिट नहीं होती है, यानी नंबर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 की कोई यूनिट नहीं होती है। सिमिलरली ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, तो नहीं रखेंगे। m की क्या होती है? kg होती है। अब ध्यान देखो 2 m है, तो 1 kg इसकी, 1 kg इसका, ठीक है। और यहां से d का क्या होगा? मीटर। और डिस्टेंस क्या होती है? मीटर ही होती है ना, तो मीटर का स्क्वायर है, यानी मीटर का स्क्वायर कर दो। और यहाँ फोर्स क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। g को हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे ही एज इट इज। क्यों? क्योंकि g की यूनिट तो निकालनी है हमको, यही निकालना है ना, g की यूनिट। तो g को एज इट इज लिख लिए, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको अलग कर लिए, बाकी सबकी यूनिट हमने पुट कर दी, ठीक है। तो g की यूनिट हमने पुट कर दी। सर आपने कहा था g की यूनिट होती है, कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती, मैंने g नहीं बोला, ध्यान सुनो। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपने कहा g कांस्टेंट है, उसकी यूनिट नहीं होगी। g की यूनिट होती है, कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है। अब कांस्टेंट का आगे अगर तुम यूनिट लगा, g क्या है? कांस्टेंट ही है। सर आप कंफ्यूज कर दिए, क्या बता रहे हैं? सब कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं होने की दिक्कत है, ध्यान सुनो। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हमने अगर उसके साथ, जैसे हमने पानी का मेजरमेंट किया, पानी का मेजरमेंट मान लो 50 लीटर पानी भरा है, पानी को 50 तो बोलेंगे नहीं, लीटर की यूनिट लगा दी ना। पानी है तो हमने इसको बोल दिया, पानी जो है पानी है उसको लीटर लगा दिया। और वही मान लो एप्पल रहता
तो केजी लगा देते 50 केजी। तो यूनिट उसकी है अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। नंबर कभी पढ़ा है, नंबर को 1 2 3 4 सिंपल पढ़ा है, तो नंबर की यूनिट नहीं होती है, जी की यूनिट होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, आधे लोग तो एकदम ऐसे कर रहे होंगे, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, सब भूल जाओ। कुछ पढ़ा था अभी, सब भूल जाओ। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, फिर से देखो, n इज इक्वल f इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो फोर्स की होती है न्यूटन, n लिख दिया, g की यूनिट हम लोग को निकालनी है, तो g को हमने अलग कर दिया। m जो होता है kg, इस m का kg, d की होती है मीटर, स्क्वायर लगा हमने, स्क्वायर लगा दिया। इतना क्लियर है? हाँ, पीछे जितना समझ में आया थोड़ा सा पूरा मत भूलना। अरे आधे लोग कहेंगे अच्छा कुछ सब कुछ भूल जाना है, नहीं सब कुछ नहीं भूलना है, जितना अभी कांस्टेंट की बात चल रही थी वो नहीं समझ में आया ना, वो भूल जाओ। ठीक है, वो भूल जाओ, क्योंकि आधे लोग तो ये क्या नई चीज है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना करना, सिर्फ इसको समझना। ठीक है, यहाँ से ये इतना समझ में आया? हाँ समझ में आया। अब देखते हैं जी की वैल्यू कैसे निकलती है। अब जी को हम लोग क्या करते हैं, इधर ही छोड़ देते हैं और इस सबको इधर ले चले जाते हैं। एन मीटर स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, केजी 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 नीचे आ गया, केजी इंटू केजी, और जी तुम्हारा इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, तो जी जो है किसके बराबर आ रहा है सर, एन एम स्क्वायर डिवाइड बाई के जी, और ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है के जी इंटू के जी स्क्वायर बराबर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये जो लिखा है मैंने, ये यही नहीं है? ध्यान से देखो, हाँ आंखें खोल के ध्यान से देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ से यही यूनिट यही पर, ये यूनिट कैसे आती है, ऐसे आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ये बेसिक क्लियर हो गया कि ऐसे यूनिट पुट करके निकालते हैं, उसको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बेसिकली जी की यूनिट ऐसे निकालते हैं, और जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे इसको पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ये होता है, दो लाइन याद रखनी दिमाग में। पहला, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों लिख दिया। यहाँ से दोनों से डिराइव हो गया, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको कैसे निकालते हैं, इस तरीके से इसकी यूनिट निकालते हैं। अब इसमें कोई डाउट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा थोड़ा पीछे करके देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या, फ्री फॉल, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है, और फ्री फॉल को समझेंगे कि फ्री फ्लो होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, ऐसे ऊपर फेंक दिया। फ्री फॉल नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा अगर इसकी मीनिंग ऊपर से इसका ओवरव्यू दूं, फ्री फॉल यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पे कोई भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई बाहरी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। अभी ध्यान सुनते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, फ्री फॉल यानी कि कोई चीज गिर रही हो और फ्रीली गिर रही हो, फ्रीली गिर रही हो। जब गिरती है कोई चीज तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है ना। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं, अब ये गिर रही है, तो गिर रही है तो इस पे एक फोर्स एक्ट करता है तभी गिरती है ना, अगर नहीं करता तो नहीं गिरती। हाँ, नहीं करता तो नहीं गिरती। अगर इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं करता तो ये ऐसे टिकी रहती। हाँ बिल्कुल टिकी रहती, कोई दिक्कत नहीं। आज समझ में आ गया, आगे बढ़िए। अब अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूं, ये गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन लग रहा है तो गिरेगी ही गिरेगी। जब ग्रेविटेशन इस पे लग रहा है और ये गिरेगी तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, तो फिर फ्री क्यों बोला गया, फॉल हो रहा है तो तभी क्यों यहाँ फॉल भी बोला गया है। एक साथ पढ़ना है, फ्री फॉल, फॉल भी हो रहा है, कोई चीज गिर रही है, क्यों गिरती है, कोई चीज गिरती ही क्यों है, क्यों गिरती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, तभी बोलते हैं फॉल ना। हाँ फॉल तभी बोलते हैं। अब फॉल की मीनिंग क्लियर, क्लियर। अब फॉल के अलावा वो फ्री रहेगा, फॉल के अलावा वो फ्री रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगी, उसके अलावा उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। बात क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, हाँ आधे को नहीं, हमको नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर थोड़ा सा पीछे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ। ठीक है, ऊपर जैसे ही फेंका मैंने, ऊपर फेंका ये कुछ ऊपर तक जाएगी, उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ तो मैंने फोर्स लगाया, इसमें यहाँ पर फ्री फॉल नहीं हो रहा है,
फॉल का मतलब होता है गिरना, ये ऊपर गिरना नहीं है, ठीक है। मैंने इसको ऊपर फोर्स लगाया, अब ऊपर जाके ऐसे रुकेगी कुछ दूरी पे, वहां से ये गिरना शुरू करेगी। जब ये गिरेगी तो हम मान के चलते हैं इसमें कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा अभी के लिए, इसमें ना हवा चल रही है, ना कुछ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रही है, गिर रही है। क्यों? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, किसका? अर्थ का। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, इसलिए नीचे गिर रही है। तो इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है सिवाय अर्थ के, ठीक है। एक्सेप्ट अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कोई दूसरा फोर्स पे एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको फ्री फॉल, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोलेंगे? एनी ऑब्जेक्ट फॉल, एनी ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसको बोलेंगे क्या? फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अब गिर रही है, क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, तभी गिर रही है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन आता है कि नहीं आता है? फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन आता है कि नहीं आता है? देखो ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू a में होता है, हाँ F इक्वल टू a में होता है, तो अगर फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जो हो जाएगा F अपॉन m। तो अगर यहाँ पर फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हाँ एकदम सही बात है। तो यहाँ पर जब फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। जब फोर्स लगेगा तो अर्थ जो है फोर्स लगा रही है, तो अर्थ जो फोर्स लगा रही है तो एक एक्सीलरेशन पैदा करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। इस फॉर्मूले से देखो ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया शांति से बैठे और बस इसको समझिए, ठीक है। F इक्वल टू में पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। इसी को तो जानते हैं सिर्फ, और कुछ जानते ही नहीं है, और कुछ जानना भी नहीं है, सिर्फ इसको ही जानना है, ठीक है। F इक्वल टू ma। अब यहाँ से एक्सीलरेशन दिख रहा है? दिख रहा है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? F अपॉन m। अब जब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m है, तो जब F आएगा तो a आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं यहाँ F लाऊं और m दिया रहता है मास, तो मास दिया रहता है ना, कोई मान लो ऑब्जेक्ट गिर रही है, ये क्या आपकी अर्थ है? क्या आपकी अर्थ है? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट गिर रही है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए गिर रही है, तो इसका मास m है। अर्थ क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगता है उसका मास गिवन रहता है, उस पे आता है एक्सीलरेशन। क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। अब यहाँ एक्सीलरेशन कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। जब एक्सीलरेशन अर्थ लगा रही है तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया? ड्यू टू फोर्स। क्या बताया? ड्यू टू फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज जनरेटेड, एंड एक्सीलरेशन इज जनरेटेड। अब फोर्स के कारण क्या जनरेट होता है? एक्सीलरेशन। ध्यान सुनिएगा, ड्यू टू फोर्स एक्सीलरेशन इज जनरेटेड, जनरेशन नहीं जनरेटेड। इसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान देखिएगा, इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोल दिया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ध्यान देखिएगा, रिप्रेजेंटेड बाय g। इसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग दिखाते हैं g से। किससे दिखाते हैं? g। तो कहीं पर g लिखा होगा, हाँ g लिखा होगा। हाँ एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमने F इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर भी g लिखा होता है, यानी g जो होता है ना, वो होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको याद हो गया, सच में याद हो गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? g ही तो लिखा है, आपने बोला है। कहीं पर g लिखा होगा उसको बोल देना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोल देना? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, g यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर भी g लिखा है। कोई अंतर दिख नहीं रहा है? अंतर यहाँ कैपिटल G है, कैपिटल G है यहाँ पर नहीं। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल g है और यहाँ पर कैपिटल G है, तो स्मॉल g जब आएगा तो उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब कैपिटल G आता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट।
यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये g में और ये g में अंतर है, तो g के चक्कर में g मत बनिएगा, इस g और इस g में अंतर है, ठीक है। स्मॉल g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल G क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब यहां पर देखा जाए तो हमने देखा था कि कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो एक्सीलरेशन लगता है, एक्सीलरेशन लगता है तो वो एक्सीलरेशन किसके थ्रू क्रिएट होता है? अर्थ के थ्रू क्रिएट होता है। तो उस एक्सीलरेशन को बोल देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी किसकी होती है? अर्थ की ग्रेविटी होती है। उस ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, कौन क्रिएट किया? अर्थ ने क्रिएट किया, उसको बोलते हैं g। किससे? स्मॉल g। ये g क्या है? एक्सीलरेशन है, किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। अब यहां से देखें तो इस g की एक वैल्यू होती है, g की एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? मुझे क्या पता क्या वैल्यू होती है, तुम बताओ। g की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स। अच्छा मुझे ये बताओ, ग्रेविटी किसका है? ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? अभी हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, ध्यान से बताना, ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब ग्रेविटी के बारे में हमने जब पढ़ा उसमें देखा था ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की नहीं होती है, किसी भी प्लैनेट पे हो सकती है। तो हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग होती है। जब हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग होगी तो हर प्लैनेट जो होगा अलग अलग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अलग अलग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अरे फोर्स अलग अलग होगी तो एक्सीलरेशन अलग होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। जब फोर्स अलग होगी तो एक्सीलरेशन भी अलग होगा। जब एक्सीलरेशन अलग होगा तो g एक्सीलरेशन तो है, जब g एक्सीलरेशन है तो g की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। अब g की वैल्यू चेंज हो रही है तो g की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अलग अलग होती है। हाँ, अर्थ के लिए हम लोग एक फिक्स वैल्यू लेते हैं, कितना लेते हैं? 9.8। कितना लेते हैं? 9.8। अब ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट जो होती है, अच्छा मुझे बताओ g क्या है? एक्सीलरेशन है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? एक्सीलरेशन की क्या यूनिट होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। g क्या है? एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? g से, स्मॉल g से, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? ये g की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यहाँ पर ये मीटर लिखा है, n नहीं लिखा है, m लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसके लिए होती है? अर्थ के लिए होती है। किसके लिए होती है? अर्थ के लिए होती है। अब ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी वेलोसिटी कैसे आती है, ये जो एक्सीलरेशन है ये क्यों, कैसे, कहां से आता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। आपका फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल खत्म हो गया। हाँ, फ्री फॉल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, कि कुछ है ही नहीं फ्री फॉल में। फ्री फॉल का मतलब है कि कोई फोर्स और एक्ट ना कर रही हो, बॉडी गिर रही हो। कोई फोर्स और एक्ट ना कर रही हो, बॉडी गिर रही हो। सिर्फ और सिर्फ क्या फोर्स लगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, बस वही होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल। अब जो फॉल हो रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है तो अर्थ की जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको बोलते हैं 9 उसको बोलते नहीं, उसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इतनी बात क्लियर होगी आपको, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। फिर देखेंगे आगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इनका यूज कहां कहां होता है। g का हमने जो फॉर्मूला देखा, g का जो वैल्यू देखी 6.67 10 की पावर -11, जो हमने फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखा, F = g m कैपिटल M * स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा तो उस पे सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे g की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे g की वैल्यू निकालनी है तो उसको कैसे निकालते हैं, और g की कैलकुलेशन बेसिकली देखेंगे g की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि g की वैल्यू सभी प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि सभी प्लेनेट पे ग्रेविटी अलग काम करती है। इसकी सेंस में जल्दी बताओ कि मून पे जो होता है, मून पे ग्रेविटेशन बहुत कम है, मून पे ग्रेविटेशन बहुत कम है। अगर आप इतने ऊपर से कोई आपने जंप मारी, आप कुछ टाइम के बाद नीचे आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अर्थ तुरंत खींच लेती है, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशन बहुत तेज है मून की ग्रेविटेशन से, ठीक है। इसलिए वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, अलग होगी। अर्थ की ग्रेविटी एक्सीलरेशन क्या है, अलग है, इसलिए g की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। g की कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी को राधे राधे।
हरे कृष्णा।